Hello everyone, welcome to Ranker Say. This is Amul Ojha. Dear students, especially JEE Advanced aspirants, फिजिक्स में हम लोग जनरल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय आई रूडो इसका सोल्यूशन कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में और आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और जनरल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स आई रूडो से कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो कि JEE एडवांस के लिए रिलेवेंट हैं उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11 के पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 है इरोडोव से। इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया है, 2 पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 equal to 3.0 meter per second and v2 equal to 4.0 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors becomes mutually perpendicular. तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया है। इसमें दो पार्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो रहे हैं। एक को एक वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड की और दूसरे को वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड की। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज दी गई हैं और इन दोनों का अगर हम लोग मोशन देखें तो ये ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आ रहा होगा, ये इधर से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आएगा। बीच में ऐसा कोई इंस्टेंट हो सकता है जब इनकी वेलोसिटीज़ को देखा जाए, हो सकता है कि भाई ये वाली वेलोसिटी किसी टाइम पर इधर डायरेक्टेड हो। इस वेलोसिटी को थोड़ा सा हम लोग पीछे और प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ऐसे बन रही हो। किसी एक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं यहाँ पर v1 लिख रहा हूँ, दूसरे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v2 लिख रहा हूँ। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो सकता है कि ये v1 और v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। जिस इंस्टेंट पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमें सेपरेशन फाइंड करना है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दो वेक्टर का डॉट जीरो होना चाहिए। इसके हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ये राइट वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स सपोज कर लेते हैं और अपवर्ड वाले डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई और इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर लिख लेंगे जे कैप। तो जैसे फर्स्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी टाइम टी पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसके पास x के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, y के डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी अचीव करता जाएगा g इंटू टी के बराबर। तो फर्स्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 वेक्टर, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3i कैप माइनस ct कैप। ये फर्स्ट की वेलोसिटी है। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड का वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहें उसी इंस्टेंट पे, तो सेकेंड की वेलोसिटी में 4 माइनस आई कैप के डायरेक्शन में तो लिखेंगे -4i कैप और जे कैप में वापस यहाँ पे भी -gt आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास v1 और v2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ v1 इज परपेंडिकुलर टू v2 इट इम्प्लाइज दैट v1 डॉट v2 मस्ट बी 0। इन दोनों का डॉट क्या हो जाना चाहिए, 0। और इसी के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर v1 और v2 का डॉट लिखा जाए तो i डॉट i हो जाएगा 1, माइनस के साथ आ जाएगा 12 और ये gt और gt से आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 12 डिवाइडेड बाई जी, रूट के अंदर 12 डिवाइडेड बाई जी। तो ये कैलकुलेशन है टाइम का। ये कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट 0.7 सेकेंड्स आता है। अप्रॉक्सीमेट इसको हम लोग लिखेंगे 0.7। तो ये टाइम का कैलकुलेशन अपने पास 0.7 आएगा क्या, ये एक बार चेक कर लेते हैं क्या आना चाहिए।
0.7 नहीं दिख रहा। रूट के अंदर 12, ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा ना कि, या जी की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट 10 ले लिया जाए तो ये रूट के अंदर 1.2 है, तो इससे जो टाइम आएगा वो 1.1 सेकेंड के आसपास आएगा, 1.1 सेकेंड के आसपास। 1.1 भी नहीं है, 1.1 तो नहीं है, क्योंकि जी अंदर जाएगा तो जी का स्क्वायर बनेगा, है ना। रूट के अंदर 0.12 बनेगा। रूट के अंदर 0.12 ऐसा कोई टाइम लिख सकते हैं। अब इतने टाइम पे दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा ये चेक करना हो, तो इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है वही इनके बीच में सेपरेशन होगा। तो इस समय अगर हमें सेपरेशन फाइंड करना हो दोनों के बीच में, तो वो सेपरेशन हमें कैसे मिलेगा, टी इंटू टी और 4 इंटू टी, तो ये 7 इंटू टी के बराबर होना चाहिए, और टी की वैल्यू हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ट्रिकी नहीं है, फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose sides equals A. They all start moving simultaneously with the velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, और अब ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत कॉमन भी हो गया है। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बताई गई है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, और ये तीनों पॉइंट्स चलना स्टार्ट करते हैं। अब ये इस तरह से चल रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से सेकंड को हेड कर रहा है। फर्स्ट कैसे चल रहा है, टूवर्ड्स सेकंड, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी v से। सेकंड किधर चल रहा है, थर्ड की ओर, इसके पास भी वेलोसिटी v है, और थर्ड किधर चल रहा है, फर्स्ट की ओर, इसके पास वेलोसिटी v है। ये लगातार इसी तरह से चल रहे हैं, तो कितनी देर के बाद ये तीनों मिल जाएंगे ऐसा पूछा गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक बार पहले इसमें इनके पाथ को थोड़ा सा हम लोग डिसाइड करें कि ये किस तरह से चल रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इनके पाथ को देखा जाए तो एक छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल में देखें तो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा स्मॉल टाइम इंटरवल में, उतनी ही देर में ये दूसरा वाला भी कुछ आगे बढ़ गया होगा, और उतनी देर में तीसरा भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब 1 को 2 यहाँ दिखाई देगा, 2 को 3 इधर दिखेगा, और 3 को 1 यहाँ दिखेगा, इस तरह से। अब यहाँ से ये अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि 1 को अब 2 इधर दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेगा। ये भी अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, और ये भी अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। और अब एक स्मॉल टाइम इंटरवल में ये थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ जाएंगे। अब जब ये थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो 1 को 2 यहाँ दिख रहा होगा, 2 को 3 यहाँ दिखेगा, और 3 को 1 यहाँ दिखेगा, इस तरह से। अब ये थोड़ी देर में एक स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़ा थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, ऐसे तरह से। तो अब 1 को 2 यहाँ दिख रहा होगा, 2 को 3 यहाँ दिख रहा है, और 3 को 1 यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे करके इनका मोशन हो रहा होगा, और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये चल रहे होंगे, ये फर्स्ट वाला किसी कर्व को फॉलो कर रहा होगा, सेकंड भी किसी कर्व को, थर्ड भी किसी कर्व को, और ये सब एक जैसे दिखने वाले कर्व होंगे। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमेशा किसी न किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही बने होंगे,
लेकिन इसकी साइज़ धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और अल्टीमेटली ये इसमें सेंट्रॉइड पे आके कन्वर्स हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है हो सकता है कि वो ऐसे कहीं आके यहाँ पे कन्वर्स कर रहा हो, सेकेंड पार्टिकल भी ऐसे किसी पाथ पे आके कन्वर्स करे, सेकेंड वाला भी ऐसे किसी पाथ पे आके यहाँ पे कन्वर्स कर जाए और ये थर्ड वाला भी ऐसे आके यहाँ कन्वर्स करे। तो इस तरह से इनका कुछ मोशन हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई इसमें तीनों का मोशन एक जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चल रहे हैं, तो जितनी देर में दो यहाँ पहुँचेंगे उतनी देर में तीसरा भी पहुँच जाएगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ दो पार्टिकल्स के यहाँ पहुँचने का टाइम चेक करना है। तो इसके लिए किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम लोग ये देखें, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट वाला टूवर्ड्स सेकेंड एक v वेलोसिटी से चल रहा है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला सेकेंड की ओर v वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि सेकेंड के पास एक वेलोसिटी है v जो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने वाली लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर है। तो फर्स्ट अपनी पूरी वेलोसिटी b की ओर मेंटेन रख रहा है, जबकि b की पूरी वेलोसिटी a की ओर नहीं है, इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट है v cos 60 डिग्री जो टूवर्ड्स 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 1 और 2 दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे और इस समय इनके अप्रोच करने की जो वेलोसिटी आएगी वो होगी v प्लस वी कॉस 60, दैट इज TV/2। तो 1 और 2 के बीच में जो सेपरेशन है वो लगातार डिक्रीज हो रहा होगा इस अप्रोच की वेलोसिटी से, जो अपने आप में कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है चेक कर सकते हैं कि भाई जब दोबारा किसी ट्राइंगल पर देखें तो फिर से वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है और वहाँ पर किसी भी टाइम पे 1 2 को ही अप्रोच कर रहा होगा इसी वेलोसिटी से, जबकि 2 3 की ओर होगा तो वो 1 से 60 डिग्री पे होगा। तो इस तरह से ये वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही आनी है। और अब अगर हम लोग 1 और 2 को ध्यान से देखें तो पहले इन दोनों के बीच में सेपरेशन a है, जब ये मिल जाएंगे तो ये सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग अप्रोच का हिसाब लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं एस अप्रोच, इसकी वैल्यू आएगी a के बराबर, जबकि अप्रोच की वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे TV/2 और डिस्टेंस और वेलोसिटी इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यही टाइम मिल जाएगा 2a डिवाइडेड बाई TV के बराबर। तो ये है अप्रोच करने का टाइम। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और बहुत कॉमन भी है, आजकल लगभग सभी लोगों के पहले से ही पता रहता है और इसमें कुछ नहीं पूछा गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया है। अगला प्रॉब्लम दिया गया है, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b, which in turn when its turns moves rectilinearly and uniformly with the velocity u which is less than v at the initial moment of time v is perpendicular to u, v is perpendicular to u। यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, v is perpendicular to u या फिर u is perpendicular to v, ऐसा लिख लेते हैं। and the points are separated by a distance l, how soon will the points converge। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैसा ही मिलता जुलता प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया है, दो पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b which in its turn moves rectilinearly। रेक्टिलिनियरली कौन मूव कर रहा है, ध्यान दीजिए, b मूव्स रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी u। b कैसे चल रहा है, रेक्टिलिनियरली चल रहा है किसी वेलोसिटी u से और यूनिफॉर्मली भी चल रहा है, तो b लगातार इसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। ये है b की वेलोसिटी इस तरह से इस लाइन के लॉन्ग। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, तो फर्स्ट लाइन को वापस जोड़िए, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी v। पॉइंट ए यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। ये ध्यान रखिए इरोडोव के जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी बोला गया है तो वो स्पीड के लिए बोला गया है, वेलोसिटी वेक्टर बोला जाए तो ही हम लोग उसको वेक्टर समझेंगे।
तो यहाँ पर जैसे इसमें पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी वी, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सो दैट दी वेक्टर वी, यहाँ पर ये वेक्टर वी की बात कर रहा है, वेक्टर वी इज कॉन्टिन्यूसली एम्ड एट पॉइंट बी। ये क्या है, बी के पॉइंट बी पे एम किया हुआ है, और इनिशियली यू और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। तो इनिशियली क्या होगा, बी का जो लाइन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं पॉइंट ए है, और ये अपनी वेलोसिटी को सेट किया हुआ है टुवर्ड्स बी, और इसके पास वेलोसिटी है वी, बी चल रहा है यू से ऐसा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे बी आगे बढ़ेगा, ए लगातार एम कर रहा होगा बी को, और इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको एम करते करते कभी ना कभी पकड़ लेगा। तो इस प्रॉब्लम में यही बताना है कि कितनी देर के बाद ये दोनों पॉइंट कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को भी इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में देखें, ए बी की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और बी अपने डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ए को भी यहाँ कहीं दिखेगा इस तरह से कुछ। तो ए को अपना लाइन ऑफ मोशन थोड़ा चेंज करना होगा। अब ए ऐसे चलेगा और इस डायरेक्शन में जैसे ही स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब तक बी थोड़ा आगे और बढ़ चुका होगा, और अब बी ए को यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। तो फिर से इसमें ए को अपना लाइन ऑफ मोशन चेंज करना पड़ेगा, और ये थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेगा बी कुछ और आगे बढ़ जाएगा। अब इसको ए कहाँ दिखेगा, बी कहाँ दिखेगा ए को, ऐसे कहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं धीरे 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 ए अपना लाइन ऑफ मोशन चेंज करता जा रहा है और बी को लगातार फॉलो कर रहा है। तो ए का अगर हम लोग यहाँ पर पाथ देखना चाहें तो ए किसी कर्व पाथ पे चल रहा होगा, ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये ऐसे करके किसी कर्व पाथ पे जा रहा होगा, और ये कोई वो पॉइंट है जहाँ पर ये बी से मीट कर जाएगा। जब तक बी यहाँ पहुँचेगा, ए इस कर्व पाथ पे चलते हुए यहाँ पहुँच। और इसी में अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, तो मान लेते हैं जैसे ए किसी टाइम पर यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, तो इस समय ए की वेलोसिटी टेंजेंशियल दिखेगी ऐसे, ये वेलोसिटी है v, जबकि बी इसको कहाँ दिखाई देगा, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकेटेड होगा इस समय बी पॉइंट, और इसके पास वेलोसिटी होगी u। इस तरह से ये कुछ हमें दिख रहा होगा इस इंस्टेंट। तो अब एक बार हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करना है। जहाँ से ए ने चलना शुरू किया और जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे होंगे, एक बार हम लोग इन पॉइंट्स से दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिससे कि रेफरेंस लेने में थोड़ा आसानी हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए लगातार अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एक एंगल बना रहा होगा। इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ अल्फा। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा ही बनेगा ऐसे। अब इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो ये ए बी को अप्रोच कर रहा है, ए बी को अप्रोच कर रहा है, तो ए पूरी वेलोसिटी से बी को अप्रोच कर रहा है। तो इस इंस्टेंट पर ए बी को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, एक बार इसका कैलकुलेशन देख लिया जाए। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखेंगे, वी से तो ये अप्रोच कर ही रहा है, लेकिन ये जो यू है, इसमें यू का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग आएगा ऐसे कहीं, इस तरह से आएगा यू कॉस अल्फा। तो ए वी वेलोसिटी से बी को अप्रोच कर रहा है, जबकि बी इस लाइन से ए से दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा यू कॉस अल्फा से। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस समय हमें मिल रही होगी, उसका कैलकुलेशन आएगा वी माइनस यू कॉस अल्फा। ये एक कैलकुलेशन हमें मिलेगा अप्रोच की वेलोसिटी का, और इसमें अल्फा लगातार बदल रहा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोग ये देखें कि ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। इनिशियली ये सेपरेशन हमें बताया गया है एल, इनिशियली ये सेपरेशन क्या बताया गया है, एल। तो पहले इन दोनों के बीच में एल सेपरेशन, और बाद में कहीं ना कहीं ये दोनों मिल जाएंगे।
तो फाइनली इन दोनों के बीच का सेपरेशन 0 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ए ने बी को अप्रोच कर लिया और कितना अप्रोच किया है, एल लेंथ के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग एस अप्रोच का डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये एल के बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो यहाँ पर वेरिएबल है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कैलकुलेशन हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलस की हेल्प से, इंटीग्रेशन ऑफ वी अप्रोच डी टी। और जितनी देर में मिल रहे हैं उस टाइम को मैं मान लेता हूँ कैपिटल टी। तो एल मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी वी अप्रोच डी टी। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एल की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वी माइनस यू कॉस एल्फा डी टी। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। v टाइम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, v कांस्टेंट है तो l की वैल्यू यहाँ कहीं लिख लेते हैं, v इंटू कैपिटल टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos अल्फा dt। ऐसा कैलकुलेशन मिल रहा है हमें। तो ये एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं और इसको अभी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर अल्फा अपने आप में एक वेरिएबल है और वो किस तरह से वेरी कर रहा है ये हमें पता नहीं है। तो अब इसमें कॉस अल्फा को हमें किसी न किसी तरह से एलिमिनेट करना होगा इस इक्वेशन से। तो इसके लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक दूसरा हिसाब अगर हम लोग और देखें तो जैसे ए बी को अप्रोच कर रहा है, ये सेपरेशन पहले एल था बाद में 0 हो गया, ये तो हमने देख लिया। लेकिन एक बात पे हमें ध्यान और देना पड़ेगा कि जैसे बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो बिल्कुल लीनियर है, सीधे सीधे एक लाइन पे चल रहा है। और ए चाहे जैसे भी जा रहा हो लेकिन ये जब बी से मिल रहा है तो ये बी के मोशन वाले डायरेक्शन में ए का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए का भी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बी वो हमें एक जैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ से कैपिटल टी टाइम में बी कितना चल के गया है वो हमें पता है, बी की वेलोसिटी यू मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। ये कैलकुलेशन है इस डिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ तक यू इंटू टी। और यही डिस्प्लेसमेंट ए का भी होना चाहिए पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए की वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होगी जो इस लाइन के अलोंग है, और ए की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग क्या होगी, वी कॉस अल्फा। और अब यहाँ से हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट का हिसाब लगा सकते हैं ए से। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यू इंटू टी, इसको किसके बराबर होना चाहिए, वी कॉस अल्फा डी टी के इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस अल्फा डी टी और टाइम के लिमिट 0 टू टी। ये हमें मिलेगा एक दूसरा इक्वेशन। तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, ये हमने कैसे बनाया। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x मान ले तो x के डायरेक्शन में v का कंपोनेंट v cos अल्फा इसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा a का जो एक्चुअली v वाले डिस्प्लेसमेंट के बराबर है जो कि u इंटू टी है। तो यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वी कॉस अल्फा डी टी। इस इक्वेशन की हेल्प लेके अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, v से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि v कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा डी टी, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा डी टी फ्रॉम 0 टू टी। इस कैलकुलेशन को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, यू टी डिवाइडेड बाई वी, यू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई, और इसको हम लोग कहाँ रिप्लेस कर दें, यहाँ पर। तो ये वाला u इंटीग्रेशन से अलग हो जाएगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो l की वैल्यू आ जाएगी v कैपिटल टी, l की वैल्यू क्या आ जाएगी, v कैपिटल टी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू टी। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से टाइम का कैलकुलेशन हो गया l इंटू वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है रीडो का और बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको भी बहुत सारे लोगों ने खूब मॉडिफाई कर दिया है।
ओरिजिनली ये इसी तरह है और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। तो चलिए अब एक बार हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखें के बाद क्या दिया हुआ है। अगला प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ इस तरह से, ट्रेन ऑफ लेंथ L इक्वल टू 350 मीटर्स स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 30 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, इसको बोला गया है इवेंट 1। एंड टाउ इक्वल टू 60 सेकेंड्स लेटर, that 60 seconds after that event the tail signal light is switched on, इसको बोला गया है event 2। find the distance between these events in the reference frame fixed to the train and to the earth, how and what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in the occur in it at same point। तो यहाँ पर ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसको एक बार समझना होगा। इसमें एक ट्रेन के बारे में बताया गया जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है। ट्रेन की लेंथ L है 350 मीटर्स और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट करती है और इसमें 30 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड्स के बाद इसके हेडलाइट को ऑन कर दिया गया और इसको बोला गया है इवेंट 1। और इस इवेंट के 60 सेकेंड्स के बाद इसकी टेल लाइट को ऑन किया गया, इसको बोला गया है इवेंट 2। तो ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या गैप होगा, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दोनों के बीच में क्या गैप होगा, और किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम के पास क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि उस फ्रेम में ये दोनों एक ही जगह दिखाई दें, ऐसा इस प्रॉब्लम में बताया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक बार मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से किसी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से किसी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया है, ये टाइम है t इक्वल टू 0। यहाँ पर इस ट्रेन का रियर एंड है, यहाँ पर इस ट्रेन का हेडलाइट है, यहाँ पर हेडलाइट है और इधर इसका टेल लाइट है, ऐसा मान लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकेंड्स, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकेंड्स में ट्रेन यहाँ पे कहीं पहुँच गई, ट्रेन यहाँ कहीं पहुँच गई, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो इसमें हेड हमें यहाँ दिखाई देगा और इस समय इसकी हेडलाइट को हमने ऑन किया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये टाइम क्या है 30 सेकेंड, ये इसका हेडलाइट हो गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें ट्रेन का, तो वो रियर से रियर या फिर फ्रंट से फ्रंट हम लोग देख सकते हैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में। अगर ग्राउंड से देखें तो रियर से रियर ये डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, हाफ a_t² के बराबर। कितना होना चाहिए, हाफ। एक्सेलरेशन यहाँ पर ओमेगा दिया गया और जो भी टाइम है उसको मैं मान लेता हूँ t², और यहाँ पर इस t को कितना लिखना है 30 सेकेंड्स। तो बेसिकली ये 30 का स्क्वायर हो गया 900, 900 डिवाइडेड बाई 2 450 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ये वाला सेपरेशन है। ये पहला कैलकुलेशन आ गया अपने पास। इस समय यहाँ पर हेडलाइट को ऑन किया गया है, ये है इवेंट 1, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इवेंट 1 अकर किया है। और इसके 60 सेकेंड्स के बाद, इसके 60 सेकेंड का मतलब यहाँ से 60 सेकेंड्स और, तो इसके 60 सेकेंड्स के बाद का अगर हम लोग हिसाब लगाए तो ये ट्रेन थोड़ी और आगे बढ़ गई होगी, और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई ट्रेन मान लेते हैं इधर कहीं पहुँच गई, यहाँ पे कहीं। तो इस समय इसका हेडलाइट तो यहाँ पर है और ये वो इंस्टेंट है जब इसमें इसके टेल लाइट को भी ऑन कर दिया गया और इसको बोला गया है इवेंट 2। तो अगर हम लोग बिगिनिंग से देखें तो अब ट्रेन 30 सेकेंड्स पहले चल चुकी थी, 60 सेकेंड्स बाद में और चल गई, तो बिगिनिंग से कितना चल चुकी होगी 90 सेकेंड्स। तो अगर हम लोग इंस्टेंट की बात करें तो ये 90 सेकेंड्स का इंस्टेंट है,
90 सेकेंड्स। तो 90 सेकेंड्स का भी एक बार हिसाब लगा लेते हैं। 90 सेकेंड्स में देखा जाए तो टेल से टेल तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होना चाहिए। टेल से लेके टेल तक का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस बार हमें टाइम 90 सेकेंड्स लेना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है हाफ ओमेगा इंटू 90 सेकेंड्स का स्क्वायर, 8100 अपॉन 2। 8100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 8100 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4500 इंटू ओमेगा। ये कैलकुलेशन आएगा इस डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैलकुलेशन है यहाँ पर। एक बार वापस से 45 आ गया क्या? ये तो कुछ गड़बड़। 4050 4050 8100 है, तो ये 4050 ऐसा बनेगा। तो ये कैलकुलेशन है इसमें टेल से यहाँ पर ट्रेन के डिस्प्लेसमेंट का इस टाइम। ओमेगा की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला प्रॉब्लम, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दोनों इवेंट के बीच में सेपरेशन क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ के देखें तो हेडलाइट इसमें इंजन के पास होगा और टेल लाइट कहाँ पर होगा? रियर एंड पे। और इन दोनों के बीच में गैप उतना ही होगा जो ट्रेन की लेंथ है। तो फर्स्ट का जो हमें आंसर देना है पहले प्रॉब्लम का, उसमें जो भी इसमें सेपरेशन पूछा गया है वो इक्वल टू लेंथ एल, इक्वल टू लेंथ एल। ये इवेंट 1 और 2 के बीच का गैप है इन ट्रेन फ्रेम। ट्रेन के फ्रेम में ऐसा होगा, ट्रेन के फ्रेम में लेंथ के बराबर का गैप मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये गैप ग्राउंड के फ्रेम में कितना मिलेगा। तो ग्राउंड के फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि ये गैप क्या होना चाहिए। तो देखिए इवेंट 1 यहाँ पर है, इवेंट 1 ये है, इवेंट 2 ये है। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये वाला ही गैप फाइंड करना है। अगर इस गैप को हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ग्राउंड के फ्रेम में जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेल का डिस्प्लेसमेंट देखना है यहाँ तक, जो कि हमारे पास 4050 ओमेगा है। इसके बाद हमें हेड का डिस्प्लेसमेंट देखना है जो कितना होगा, 450 ओमेगा प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ये तो ट्रेन की लेंथ के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेल यहाँ से यहाँ तक 4050। तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करना है, 4050 ओमेगा ये टेल का डिस्प्लेसमेंट है, माइनस हमें क्या करना होगा, हेडलाइट का डिस्प्लेसमेंट। और हेडलाइट का डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा, 450 ओमेगा प्लस एल। क्या लिखा, 450 ओमेगा प्लस एल। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, ये तो हम लोगों ने लिख लिया है लेकिन इसमें कौन सा ज़्यादा है ये हमें पता नहीं है। तो एक बार इसका हम लोग मॉड और ले लेंगे। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, 4050 माइनस 450, ये 3600 ओमेगा माइनस एल आ गया। 3600 ओमेगा माइनस 3600 ओमेगा। ओमेगा कितना दिया हुआ है ये प्रॉब्लम में है, ओमेगा की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, 3 इंटू 10⁻²। ओमेगा की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² और ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, माइनस लेंथ ट्रेन का है 350, तो ये माइनस में 242 मीटर्स आ गया। 242 मीटर्स इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, या फिर 0.242 किलोमीटर्स, ये भी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो ये ग्राउंड के फ्रेम में आ गया।
अब इसमें क्या पूछा गया है, देखिए अब इसमें पूछा गया है कि इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच इन ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर दिखाई दे जाएं, इसके लिए किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच में जो टाइम का गैप है, टाइम इलैप्स हुआ है, वो है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स। और ग्राउंड के फ्रेम में उतनी देर में 242 मीटर्स चला हुआ है। तो अगर कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चले जिससे कि वो इतनी ही देर में इतना डिस्टेंस कवर कर ले, तो उसको ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर दिखाई देंगे। तो इसका जो थर्ड प्रॉब्लम का सलूशन है उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें v जो भी बतानी है फ्रेम की, v डैश, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका कैलकुलेशन हम लोग लिख सकते हैं 242 डिवाइडेड बाय 60। तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 4, ना आना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाए। 4 मीटर पर सेकेंड बन गई। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। और ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से इसको समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।